आज का जो सेशन है हमारा लोक भारती हिंदी 9वीं कक्षा पेपर सॉल्विंग भाषा अध्ययन। कल के सेशन में हमने देखे थे कि 80 अंक का जो पेपर आता है उसमें प्रश्न क्रमांक 4(1)(अ) में भाषा अध्ययन के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अंक 14 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कल के सेशन में हमने कुछ व्याकरण के कौन से भेद आते हैं इसके बारे में आपको जानकारी बताया था, और जो बाकी बचा है व्याकरण का सेशन का जो बाकी भेद बचे हैं वो भेद आज हम देखने वाले हैं और व्याकरण का सेशन आज समाप्त हो जाएगा। तो विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण कृति शब्द भेद गुण 1 अंक के लिए शब्द भेद व्याकरण का आपको पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 में अवयव के लिए 1 अंक के लिए आपको भाषा अध्ययन में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे का जो प्रश्न रहता है संधि का भी प्रश्न 1 अंक के लिए भाषा अध्ययन में पूछा जाता है। सहायक क्रिया पहचानो 1 अंक के लिए आपको चौथा प्रश्न जो है सहायक क्रिया पहचानो 1 अंक के लिए व्याकरण में प्रश्न पूछा जाता है। आगे का है प्रश्न 5 प्रेरणार्थक क्रिया भी 1 अंक के लिए एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आगे प्रश्न है मुहावरे के लिए भी 1 अंक रहता है। कारक के लिए भी 1 अंक रहता है। विराम चिन्ह भी 1 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। 2 अंक व्याकरण के लिए जो पूछे जाते हैं 2 अंक वो है काल परिवर्तन, दूसरा जो है वाक्य के भेद, और तीसरा जो है वाक्य शुद्ध करना। ये जो 3 प्रश्न आते हैं वहां 2 अंक के लिए व्याकरण विभाग में भाषा अध्ययन में आपको प्रश्न पूछा जाता है। कल हमने देखा था शब्द भेद, उसके बाद में अवयव काल। तो ये ना सेशन लेते हुए आगे का सेशन लेते हुए हम आगे की जानकारी देखेंगे। तो 1 अंक के लिए जो हमारा नया भेद है व्याकरण का वो है संधि यानी क्या होता है, जैसे स्वर व्यंजन। हिंदी में जो वर्ण है 12 वर्ण होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ऐ ओ औ अम आहा, इन्हें स्वर कहा जाता है। और संधि में 3 भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि। संधि का दूसरा जो भेद है व्यंजन संधि, और तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि। पहले क्या एग्जाम में पूछा जाता था, स्वर संधि के उदाहरण देते थे और ये संधि का भेद हमें गुण बताओ, परंतु अब 1 मार्क के लिए इस तरह से क्वेश्चन न आते हुए आपको एक शब्द दिया रहता है, संधि को विग्रह करो या संधि पहचानो। 1 अंक के लिए आपको संधि के लिए प्रश्न पूछा जाता है।
तो संधि के बारे में आपको जानकारी मिल गई। संधि के 3 भेद है। पहला जो भेद है स्वर संधि है, दूसरा जो भेद है विसर्ग संधि है, और तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि होता है। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में परिभाषा जानना उतनी ही जरूरी होती है। बाद में हम कुछ उदाहरण संधि के लेने वाले हैं, और इस तरह से ही मैं जो आपको उदाहरण और उसके आंसर बताने वाला हूँ, उसी तरह से आपको परीक्षा में भी 9वीं के कक्षा में लिखना जरूरी होता है। संधि शब्द का अर्थ है मेल। वर्ण को वर्ण से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसे मेल कहते हैं। जोड़ना यानी क्या होता है, मेल होता है। साइलेंट हो, साइलेंट हो भैया, हाँ साइलेंट हो, पढ़ा रहा हूं। संधि का अर्थ होता है वर्ण को जोड़ना। वर्ण वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, उनको जोड़ना यानी क्या होता है, संधि होता है। जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को संधि कहते हैं। जब दो शब्द हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दो वर्ण हम जोड़ते हैं, दो वर्ण जोड़ने के बाद में एक शब्द तैयार होता है, और जब हम उच्चार करते हैं तो उसका क्या होता है, नया विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो संधि में क्या है, जैसे अर्थात निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तो संधि से हमने ये सीखा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसे स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संधि का विच्छेद करते हम, दो शब्द का हम विच्छेद करते हैं, उसको जोड़कर पहले स्थिति में लाना, उसे क्या कहते हैं, हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, पहला जो भेद देखने वाले हम स्वर संधि। दो स्वरों को के योग से होने वाले विकार परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलाने के बाद में जो विकार परिवर्तन होता है, उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखने वाले हम स्वर संधि के। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है, उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण जोड़ने के बाद में शब्द में जो परिवर्तन होता है, उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। या स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, उसमें जोड़ने के बाद में जो परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। पहला है तिक, धन, अंबर। तो क को क्या लगा है, लंगड़ा कॉमा लगा है। धन अंबर, क ध अ, यानी क क्या हो गया, व्यंजन वर्ण, और अ क्या हो गया, स्वर वर्ण। इनको जोड़ने के बाद में एक नया वर्ण का निर्माण होगा, जो होगा क। तो दीक, धन, अंबर को
दो शब्दों को जोड़ने के बाद में एक नया परिवर्तन होता है, तो नया परिवर्तन विच्छेद में कैसा होगा, हम कैसे उसे उच्चार करेंगे, दिगंबर। क धन अ का उच्चार जो कैसा करेंगे हम, जब हम उच्चार ध्वनि का उच्चार करते तो कैसे उच्चार करेंगे, दिगंबर। दूसरा जो है सत धन आचार, तो त क्या है, इसमें व्यंजन वर्ण है और आ है स्वर वर्ण। त धन आ को जोड़ने के बाद में जब हम शब्द निर्माण होता है या परिवर्तन होता है, शब्द का परिवर्तन क्या होता है, द। त धन अ को जोड़ने के बाद में शब्द का परिवर्तन क्या होता है, द। तो सत धन आ चार, इसको जोड़ने के बाद में जो नया शब्द तैयार हो रहा है, सदाचार। इस तरह से हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं, उसका हमें विग्रह करना होता है, या विग्रह हुए शब्द, जो शब्द विग्रह रहते हैं उन्हें शब्द बनाने होते हैं, उन्हें संधि कहते हैं। परीक्षा में आपको 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो कोई शब्द विग्रह दिए जाते हैं, उनको जोड़ के शब्द बनाना होता है, नहीं तो कोई शब्द दिए रहते उनको विग्रह बनाना होता है। नहीं तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, दिया गया शब्द है, उनकी संधि पहचानो। इस तरह से भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आज आपको संधि के बारे में बोला। वर्ण, 12 वर्ण में स्वर संधि किसको कहते हैं, जिसमें स्वर 12 वर्ण आते हैं, स्वर के 12 वर्ण आते हैं और शब्द में 12 ही वर्ण जोड़े जाते हैं, 12 में से कोई वर्ण जोड़े जाते हैं, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में स्वर वर्ण धन व्यंजन वर्ण जोड़कर जो शब्द तैयार होता है, उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग में विसर्ग आता है, उन शब्दों को विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको स्वर संधि की जानकारी समझ में आई गई है और आप पेपर में अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो थोड़ा सा विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी धन कपट, नी में देखो विसर्ग आया है, तो आपको पहचान में भी जल्दी आसान हो जाएगा। इस तरह से शब्द आएंगे तो आप, ये जो संधि है ये विसर्ग संधि के क्या है, शब्द है। नी धन कपट, इसको जोड़ने के बाद में जो शब्द बना है वो इस तरह से बना है, निष्कपट। मन विसर्ग है, धन हर, इसको जोड़ने के बाद में जो शब्द बना है, मनोहर। गी विसर्ग धन आशा, इसको जोड़ने के बाद में जो शब्द बना है, निराशा। मन विसर्ग धन रंजन, ये शब्द जोड़ने के बाद में जो शब्द होता है, मनोरंजन। तो ये जो शब्द है उनको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो संधि में हमने 3 भेद देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और परीक्षा में 1 अंक के लिए आपको संधि का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपको 2 विग्रह शब्द देंगे, वो जोड़कर आपसे शब्द बनाना होता है। नहीं तो परीक्षा में आपको एक शब्द दिया जाएगा, वो शब्दों का आपको विग्रह करना होता है। नहीं तो तीसरा जो प्रश्न आता है और में, वो रहता है एक शब्द दिया रहता है और उस शब्दों को आपको विग्रह करना होता है और संधि का भेद लिखना होता है। तो परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे प्रश्न दिए हैं, इस तरह से परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शब्द संधि विच्छेद, संधि भेद,
जैसे पहला शब्द दिया है नरेश, नरेश का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो नरेश का संधि विच्छेद कैसा होगा, नर धन ईश, नर धन ईश। नर का हम जब उच्चार कर रहे हैं तो अ का क्या वर्ण का उच्चार हो रहा है, स्वर का उच्चार हो रहा है। धन ई का उच्चार हो रहा है। अ धन ई मिला के बाद में जो शब्द वर्ण हो रहा है वो हो रहा है ए। तो जो शब्द है नरेश वो क्या है, स्वर संधि है। बाद में दूसरा जो शब्द दिया है, इस तरह से अथवा में भी आपको क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जो प्रश्न आपको आसान लगता है वो प्रश्न आसान, वह उसी तरह से आपको क्या करना है, परीक्षा में उत्तर लिखना है। या तो इस तरह से भी पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद दिया रहता है। संधि विच्छेद क्या दिया है, दिक धन अंबर, क धन अ को मिलाने के बाद में जो शब्द का परिवर्तन होता है वो होता है दि ग। क धन अ को मिलाने के बाद में जो शब्द का ये होता है वो होता है, शब्द कैसा होगा, दिक धन अंबर, तो शब्द दिगंबर होगा। और कौन सी संधि है ये संधि है व्यंजन संधि। इस तरह से भी एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको संधि अच्छी तरह से पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस भी करना है। आगे का व्याकरण का भेद देखेंगे हम। आगे का व्याकरण का जो भेद है, व्याकरण में आगे का जो प्रश्न पूछा जाता है वो है सहायक क्रिया। जैसे वाक्य में सबसे पहले जो शब्द आता है कर्ता, उसके बाद में वाक्य में जो शब्द आता है कर्म, उसके बाद में वाक्य में जो शब्द आता है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया को सहायक करने वाले क्रिया को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया पढ़ने के लिए बहुत ही आसान है और आसानी से आप परीक्षा में 1 अंक ला सकते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, और प्रश्न जो है सहायक क्रिया के बारे में किस तरह से आता है इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं व्याकरण, कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इसी तरह से जो वाक्य आता है उसी तरह से हिंदी में भी सहायक क्रिया आती है। तो हिंदी में सबसे पहले जो वाक्य बनता है तो वाक्य में सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद में आता है वाक्य में कर्म, और उसके बाद में आता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इस तरह से क्या होता है, वाक्य बनता है। तो मुख्य क्रिया को सहायता करने वाले क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं और इसमें सहायक क्रिया कौन सी है इसके बारे में हम देखेंगे। बादल पृथ्वी पर आकर बरस रहे हैं, तो इसमें है मुख्य क्रिया है बरस, और मुख्य क्रिया को सहायक करने वाले क्रिया है रहे है। तो रहे के लिए जो शब्द आता है रहा, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर इतराने लगते हैं, इतराने मुख्य क्रिया होगी और मुख्य क्रिया को सहायक करने वाली क्रिया है लगते हैं। लगते हैं, लगता, ये लगा सहायक क्रिया से लिया है। लगता का क्या आएगा, जो शब्द आएगा लगा। प्रीति प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। काम मुख्य क्रिया है किया करो, किया का क्या आएगा, करना। करना जो है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है, दिए गए वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचानो और सहायक क्रिया कौन सी है वो शब्द लिखो।
तो बहुत ही आसान है। मुख्य क्रिया के बाद में जो शब्द आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखा सहायक क्रिया रहे, रहना, लगते, लगा, क्रिया, काम, ये जो है ये है सहायक क्रिया के उदाहरण है। जैसे कुछ और उदाहरण है, बालक को गेंद फेंकनी पड़ी। बालक को गेंद फेंकनी पड़ी। बालक को ये है कर्ता, गेंद कर्म, फेंकनी मुख्य क्रियापद है और पड़ी क्या है? सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया पे क्या लगी है? सहायक क्रिया लगी है। जब हम सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को नहीं लगाते तो वाक्य किस तरह से बनेगा? बालक को गेंद फेंकनी और मुख्य क्रिया ने लगाई तो वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता है। बालक को गेंद फेंकनी पड़ी, इसमें जो है सहायक क्रिया है पड़ी। पड़ा, पड़ी, ये जो है पड़ी का पड़ा से पड़ी आया है। दूसरा जो है वह आपके पास न आ सका। तो सका जो शब्द है, सकना, सका, ये क्या है? सहायक क्रियापद है। नन्हे ने आपने आंसू पी लिए। लिए जो शब्द है मुख्य क्रिया के बाद में अंतिम जो शब्द आता है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। लिए, लाना, लिए, ये जो शब्द है वो है सहायक क्रिया शब्द है। माँ कहानी कहती गई। जाए, गई, ये जो शब्द आते हैं उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर वाक्य की अर्थपूर्ति में मदद करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया को क्या करते हैं? अर्थ लाने में मदद करता है, उन्हें हम वाक्य में सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ी का क्या होता है? पढ़ना। सका का क्या होता है? सकना। लिए के क्या होता है? लेना। जाना, गई का क्या होता है? सहायक क्रिया, जाना। आदि जो शब्द दिए हैं वो क्या है? सहायक क्रिया के शब्द है। जैसे इस तरह से आपको 90 कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 अंक के लिए आपको सहायक क्रिया पूछी जाती है। तो प्रश्न इस तरह से रहता है, निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप आपको लिखना होता है। आपको अभी जानकारी आ ही गई है कि मुख्य क्रिया के बाद में सहायक क्रिया आती है और अंतिम जो शब्द आता है वो क्या रहता है? वाक्य में जो अंतिम शब्द आता है वो सहायक क्रिया होती है। तो उनका मूल रूप भी हमें क्या होता है? लिखना होता है। जैसे पहला जो है, इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। तो अंतिम जो शब्द है दिया, दिया क्या है? सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया का मूल रूप क्या आएगा? देना। सहायक क्रिया का मूल रूप क्या आएगा? देना, दिया। दूसरा जो वाक्य ले रहे हैं हम, बालक भूमि पर लौट गया। तो इसमें भी हमें आसानी से हम सहायक क्रिया पहचान सकते हैं। गया ये क्या है? सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप है जाना। तीसरा जो दिया है, हम अपने अपने सूट में चले, चले गए। सहायक क्रिया है इसमें गए और उसका मूल रूप आता है जाना। चौथा जो है, इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे। तो सहायक क्रिया है इसमें लगे। लगे का मूल रूप जो है लगना।
और लास्ट में है फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। गई है सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया का मूल जो रूप है वो है जाना। तो 1 अंक के लिए आपको सहायक क्रिया व्याकरण में भाषा अभ्यास में पूछा जाता है। बहुत ही आसान है और आपको सहायक क्रिया पहचानेंगे और उसका मूल भी रूप आप लिख सकेंगे। आगे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी आपको 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया के लिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या है, कर्ता खुद स्वयं कार्य न करते हुए दूसरे से कार्य करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी दूसरे से प्रेरणा लेके कार्य करवाते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या आता है? खुद स्वयं कार्य न करते हुए दूसरे से कार्य कराते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम देखेंगे। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। सोहम नौकर से कपड़े धुलवाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? सोहम खुद कपड़े धुलवाने का कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? कार्य दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे इस वाक्य से हमें ये बोध होता है कि स्वयं व्यक्ति कर्ता व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करता है, वो दूसरे से कार्य करते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहम नौकर से कपड़े धुलवाता है, तो धुलवाता ये जो शब्द है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का भी 2 रूप आते हैं, एक है धातु, दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा जो है, आदित्य पापा से पत्र लिखता है। आदित्य पापा से पत्र लिखवाता है। दूसरे वाक्य में भी कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी से कार्य कर रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो दूसरा जो वाक्य है उसमें क्या है? आदित्य खुद पत्र न लिखते हुए अपने पापा से पत्र लिख रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे धुलवाता, लिखवाता, ये जो शब्द है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। परिभाषा क्या है प्रेरणार्थक क्रिया की? जिस क्रिया से यह जाना जाए कि कर्ता काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करता है, अर्थात किसी दूसरे को उसे करने की प्रेरणा देता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता खुद कार्य न करते हुए दूसरे से क्या करता है? कार्य करवाता है या करके लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। भाषा अभ्यास व्याकरण में 14 अंक में प्रेरणार्थक क्रिया 1 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही सरल है और आप परीक्षा में पहचान सकेंगे और 1-1 अंक आप ला सकेंगे। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। मूल धातु के अंत में आना
जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक। मूल धातु यानी पहले शब्द में आना जोड़ने से जो वो क्या होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। मूल धातु में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। मूल धातु में वाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो मूल धातु हम पहला ले रहे हैं चलना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएंगी, आ जोड़ने से चलाना, और मूल धातु चलना उसका द्वितीय वाना जोड़ने से चलवाना। दूसरा जो मूल धातु है डरना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया डराना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया डरवाना। तीसरा मूल धातु है उठना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा उठाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा उठवाना। मूल धातु है बैठना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा बिठाना, प्रेरणार्थक क्रिया होगा बिठवाना। मूल धातु है पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा पढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा पढ़वाना। मूल धातु है लगना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लगवाना। तो आपको ध्यान में आ ही गया है, शब्द के धातु में आ लगाने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो सहायक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। एक प्रश्न, एक शब्द आपको दिया रहता है, एक मूल धातु दिया रहता है, मूल धातु को हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में लिखना होता है। जैसे दौड़ना, बोलना, रोना, मिलना, पीना। तो क्रिया है, मूल धातु है दौड़ना, दौड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है दौड़ाना, आ लगाने से प्रथम जो उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप आता है दौड़ाना। वा लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इस तरह से होता है दौड़वाना। उसके बाद में है क्रिया बोलना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है बुलाना। उसके बाद में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है बुलवाना। क्रिया है, मूल धातु है रोना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप आता है रुलाना, दूसरा रूप आता है रुलवाना। बाद में चौथा जो है मिलना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा मिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आएगा मिलवाना। आखिर जो शब्द है पीना, आ लगाने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा पिलाना, वाना लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा पिलवाना। आगे चलते हैं। मुहावरे। मुहावरे भी भाषा अध्ययन में आपको एक अंक के लिए पूछा जाता है। मुहावरे का अर्थ बताओ और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। इसके पहले आप 5वीं से 8वीं तक मुहावरे के बारे में जानकारी देखा ही है। जो लोक भाषा में हम शब्द का उच्चार करते हैं उसका अर्थ लगाना यानी मुहावरे होता है। कोई जो लोग कोड के भाषा में बोलते हैं, जो शब्द हमें समझ में नहीं आता है, तो वो कोड शब्दों को हमें क्या करना है, अर्थ लगाना होता है। उसे क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। शब्द का अर्थ लगाना उसको हम मुहावरे कहते हैं। तो मुहावरे यानी एक मुहावरे दिया रहता है, मुहावरे का हमें उसका क्या करना है, अर्थ लगाना होता है और उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी करना होता है। तो भाषा अध्ययन में, भाषा अभ्यास में 14 अंक के लिए आपको मुहावरे
1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाषा से विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। भाषा से विशेष अर्थ प्रकट करने वाला जो कथन होता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे कमर कसना। तो कमर कसना इस शब्द का मुहावरे का अर्थ इस तरह से होता है, तैयार रहना। तो मुहावरे दिया रहता है, उसका अर्थ भी हमें याद होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक में जो हमारा स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय के ऊपर मुहावरे दिए रहते हैं। वो मुहावरे आपको क्या करना है? याद करना है। नहीं तो आप याद नहीं करेंगे तो मुहावरे का अर्थ आप लिख नहीं पाएंगे। तो कमर कसना यानी, तो मुहावरे का अर्थ इस तरह से होगा, नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली। बीच में हैंड ऊपर मत करो और बीच में मैसेज मत करो। मेरा जब कंप्लीट होगा ना तो मैं आपको डाउट है वो पूछूंगा कि आपको नहीं आया तो। नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली। तो उसका आपको क्या अर्थ भी मालूम होना चाहिए। जैसे हमें मुहावरे पूछते हैं और अर्थ लिखने के बाद में आपको वाक्य में प्रयोग भी करना आना चाहिए। 1 अंक के लिए आपको मुहावरे पूछे जाते हैं। और आपके जो किताबें हैं, पाठ के बाद में आपको मुहावरे दिया जाता है। घर में आप मुहावरे की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा जो मुहावरा दिया है, आग का तारा। आग का तारा मुहावरा दिया है और उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। आग का तारा इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। तो मुहावरे का अर्थ लिखने के बाद में उसका वाक्य में प्रयोग भी करना होता है, तभी आपको 1 अंक परीक्षा में मिलते हैं। तो वाक्य का प्रयोग इस तरह से होगा, आग का तारा। कृष्णा जी माता यशोदा की आंखों के तारे थे। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग और मुहावरे का अर्थ लिखना होता है। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिनका हम अर्थ देखेंगे और वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। तांता लगाना, कतार लग जाना, भीड़ लगना। तांता लगाना इस मुहावरे का अर्थ है कतार लग जाना, भीड़ लगना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से हमें करना है, गांधी जी के दर्शनों के लिए आश्रम में हमेशा लोगों का तांता लगा रहता। इस तरह से जब हमें 1 अंक के लिए प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका अर्थ भी लिखना होता है और इस तरह से हमें वाक्य भी लिखना होता है। दूसरा जो है शेकी बधारना। शेकी बधारना इसका जो अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। शेकी बधारना इस शब्द का अर्थ दिया है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो वाक्य किस तरह से लिखेंगे हम, मेरे चाचा जी को शेकी बधारने के लिए बुरी आदत है। तो आपको मुहावरे
अर्थ किस तरह से लिखना है और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किस तरह से करना है और किस तरह से एक अंक लाना है, इसकी जानकारी आपको दी है। आगे का स्लाइड देखते हैं हम। कारक, कारक जो है वो हमें एक अंक के लिए पूछा जाता है। कारक आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सराव नहीं करेंगे, तो कारक आपको बहुत ही कठिन जाएगा। फिर एक बार मैं आपको ये कर रहा हूँ कि बीच में कोई मैसेज न डाले, और आपका रिकॉर्डिंग होता है, मैसेज आपके चेक होते हैं। स्कूल में आकर आपका ऐसा कोई ये नहीं होना चाहिए कि आपके स्कूल में आकर आपको पेरेंट्स को बुलाया जाए और आपको ये किया जाए। इसीलिए ऑनलाइन क्लास है, स्टेट लेवल का क्लास है। इससे पहले भी मैडम के साथ में आपने ऐसा किया, मेरे साथ में करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको स्कूल में आके वार्निंग देने वाला हूँ। बीच में ऐसे मैसेज नहीं डालने की कोशिश करें। तो कारक है, कारक एक अंक के लिए भाषा अध्ययन के लिए पूछा जाता है। तो कारक के भी भेद होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ये क्या है, कारक के भेद है। और एक वाक्य आपको पूछा जाता है, कारक लिखो, कारक के भेद पहचानो। जब तक आप कारक, जब तक अच्छी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी कारक की, वाक्य आप नहीं लिखेंगे, कारक आपको नहीं समझ में आएगा। तो कारक के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा घर में सराव करना बहुत ही जरूरी होता है, और कारक के कौन से भेद है ये भी जानना जरूरी होता है, और ध्यान में रखना उतना ही जरूरी होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए, उसे कारक कहते हैं। हमने कल के सेशन में देखा था, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाए जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक यानी परसर्ग होता है। संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे वाक्यों के साथ में शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाए जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद हमने देखे, हम कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। विभक्ति को भी कारक कहते हैं, और कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें से कोई एक प्रश्न आपको कारक का पूछा जाता है और आपको कारक पहचानना होता है। एक अंक के लिए आपको कारक एग्जाम के लिए पूछा जाता है। जो भी मैसेज टक रहा है, मैसेज में ना जाते हुए मैसेज मत डालो। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की डेफिनेशन जो दिया है, क्रिया कार्य करने वाले। क्रिया यानी क्या होता है, कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया यानी क्या होता है, कार्य, कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मनीषा ने फोन किया, तो ने जो शब्द आता है वाक्य में, उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के बाद में ने जो शब्द आता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा जो कारक है, कारक का भेद है कर्म कारक। जिस पर क्रिया कार्य का प्रभाव पड़े, काम का प्रभाव जिस क्रिया पर पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा,
तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? को। तो वाक्य में को शब्द आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। रेखांकित किया गया शब्द कौन सा है? को। और इसमें कार्य का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। पहले कर्ता में आता है से, रेखांकित किया शब्द है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम के बाद में को ये शब्द ने जोड़ा है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा जो है, जिसकी सहायता से क्रिया कार्य होती है, जिनके सहायता से क्रिया होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण है, रजत ने चाकू से पेंसिल बनाई। रजत ने, यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ने शब्द आया है, तो ने शब्द आता है तो उनको क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया कार्य की जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण में, पीयूष मोनू के लिए गाजर लाया। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में कौन सा शब्द जोड़ा है? के लिए। तो के लिए जो शब्द आता है वाक्य में, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। पांचवा जो दिया है, अपदान कारक। अपदान कारक किसको कहते हैं? जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है, उसे हम अपदान कारक कहते हैं। अमरनाथ जी अस्पताल से घर आ गए। और पहला जो देखो हम, दूसरा जो वाक्य देखो हम, तीसरा जो वाक्य दिया है, करण कारक और आपदान कारक। यहाँ पे देखो, करण कारक में चाकू से पेंसिल बनाई, इसमें क्या आ रहा है? जिसकी सहायता से क्रिया कार्य होता है। और इसमें क्या होता है? इस वाक्य में वस्तु के दूर हटने का या अलग होने का बोध होता है, इसलिए उसे हम आपदान कारक कहते हैं। तो ये भेद हमें जानना उतना ही जरूरी होता है। आगे का दिया है संबंध कारक। जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे सोनू मोनू का भाई है। तो एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से क्या करता है? संबंध प्रकट करता है। जैसे सोनू और मोनू क्या है? संज्ञा है, और अन्य संज्ञा के साथ में क्या कर रहे हैं? संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। सोनू मोनू का भाई है, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, संबंध कारक है। आगे जो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी जिस शब्द से क्रिया कार्य के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कार्य कहते हैं। आप कौन से स्कूल के बच्चे हैं जो ऐसे कर रहे हैं? अपने स्कूल का नाम और अपने जो टीचर है उनका मोबाइल नंबर सेंड करो हमें। अधिकरण कारण जिस शब्द से क्रिया कार्य के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कार्य कहते हैं। आरिफ अलमान शेख, आपके टीचर का नंबर मुझे सेंड करो जल्दी से जल्दी। और मैडम, जो बच्चे ये कर रहे हैं उनके ये करके रखो, बाद में हमें इंक्वायरी के लिए अच्छा हो जाएगा। इसके पहले भी ये होता है, पर मैं अपने लेक्चर में ये मैसेज वाली बात नहीं सुनूंगा। मैं ऊपर से लेके आपके टीचर की कंप्लेंट करूंगा, टीचर से कंप्लेंट करूंगा कि जब आप लेक्चर लेते तो ऐसे ही ये करते हैं क्या।
इसके पहले मैंने देखा आपने बहुत ही मैसेज गंदे किए थे जो टीचर पढ़ा रहे थे। मैं आगे चल के बीओ से बात करता हूँ और जो मेसेज करते मॅडम त्यांचे तुम्ही हे करा, कोण कोण करत होते, नंतरला मी त्या शाळेत जाऊन कारवाई करणार आहे बीओला घेऊन। बाद में है संबोधन कारक, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो संबोधन यानी संबोधन करना, पुकारना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो अरे अनुज तुम कहाँ हो, अरे अनुज विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, तुम कहाँ हो ये जो वाक्य परीक्षा में आता है और उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। 8 जो भेद दिए हैं संबोधन कारक के, 8 जो भेद दिए हैं, तो 8 भेद में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपको क्या करना होता है, एक भेद का उत्तर आपको लिखना होता है। जैसे प्रश्न देखा है, जैसे प्रश्न देखा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। जैसा है पहला वाक्य, नारी महान है, जो नारी जो शब्द दिया है, नारी कर्ता है जो शब्द है, इसलिए हम उसे कर्ता कारक बोलेंगे। दूसरा जो शब्द दिया है, वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। तो अधोरेखित के शब्द है किसी को, ये जो शब्द है वो है कर्म कारक। तीसरा जो है प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, प्रेरणा का जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, पर्यटन में जो शब्द आ रहा है वो है अधिकरण कारक। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, कमरे से जो शब्द आ रहा है वो है अपदान कारक। तो इस तरह से आपको कारक पहचानना है और उसका वाक्य के भेद आपको लिखना है। 1 अंक के लिए आपको कारक पूछा जाता है। आगे चलते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी 1 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। जैसे आपने 5वीं से 8वीं तक पढ़ाई है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। जैसे कुछ चिन्ह आते हैं, वो चिन्ह में हम क्या होते हैं, रुकते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर ताल देने के लिए या समझने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। रुकने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और 1 अंक के लिए विराम चिन्ह का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो थोड़े को रुकना मत जाने दो, घोड़े को रोको मत जाने दो। यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिया है, घोड़े को रोको मत जाने दो,
तो क्या है, वाक्य में बदल हो जाता है। जैसे घोड़े को रोको, मत जाने दो, वाक्य में बदल हो गया। दूसरे वाक्य में क्या दिया है, घोड़े को रोको मत जाने दो। तो इससे कारण क्या होता है, विराम चिन्ह योग्य जगह नहीं लगाने के कारण वाक्य में भी बदल हो जाता है। तो ये गलतियां विराम चिन्ह की पेपर में भी हो सकती है। तो इन दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से इनका भाव एक जैसा नहीं रहा। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में क्या आती है, जैसे हम एक निकालते आड़ी रेख, सीधी रेख जो आती है उनमें क्या कहते हैं हम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगाने के बाद में क्या हो जाता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो पूर्ण विराम आप देखो, जिसमें क्या होता है, वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम शब्द या चिन्ह लगाया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे उदाहरण में, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, और लास्ट में क्या दिया है, पूर्ण विराम चिन्ह दिया है। इससे क्या हो गया, वाक्य पूर्ण हो गया। अल्प विराम, अल्प विराम यानी नीचे में एक कॉमा दिया रहता है, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। पढ़ाने अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाते हैं। पढ़ते या लिखते समय हम थोड़ा देर रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। जैसे अरे हाँ, जैसे वाक्य आता है, अरे हाँ थोड़ी देर हम रुक गए, देखो उमा से कह देना जरा करीने में आए। बाद में है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी क्या होता है, एक बिंदु रहता है, नीचे में कॉमा आता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का वाक्य में उपयोग किसके लिए आता है, जहां अल्प विराम में कुछ अधिक देर रुकना हो, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम में हम कुछ देर रुकते हैं, परंतु अर्ध विराम में अल्प विराम से ज्यादा कुछ देर रुकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। जहां अल्प विराम में कुछ अधिक देर रुकना हो, कहा इसका प्रयोग किया जाता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह है, ऊपर में एक बिंदु, नीचे में एक कॉमा होता है। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, कुछ समय हमें रुकना होता है, जाते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्या होता है, जब हम वाक्य में प्रश्न करते हैं और अंतिम जब प्रश्न लगाते हैं, उन्हें प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह गाय क्या आप लोगों की है, क्या, और लास्ट में जो प्रश्न लगाते हैं उसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। बाद में है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी क्या रहता है, बीच में एक आड़ी जो लाइन दी रहती है उनको योजक चिन्ह कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं।
जैसे खुद पढ़े लिखे है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़े लिखे के लिए जो ये लगाया है, चिन्ह लगाया है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। बाद में है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भाषाओं से व्यक्त करते हैं, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भय है, हर्ष है, ये जो बातें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहां पे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, विस्मयबोधक चिन्ह, आनंद आ गया। आगे है इकरा उदाहरण चिन्ह। ऊपर में दो मात्रा दी रहती है, एक एक, उसे इकरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय उसका प्रयोग किया जाता है, उसे इकरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी, जब हम पत्र में लिखते हैं तो एक एकरा उदाहरण चिन्ह में उनका नाम लिखना चाहिए। निराला, जब किसी पुस्तक का नाम लिखते हैं, निराला तो एकरा चिन्ह में लिखना आना चाहिए। मुक्त छंद के प्रवर्तक, किसी लेखक के नाम लिखते हैं तो एक हरा चिन्ह में लिखना होता है। बाद में है दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह यानी वाक्य में दो उदाहरण चिन्ह लगाते हैं, उसे दोहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जब किसी के कथन को जो का तो लिखते हैं, वहां उसका प्रयोग किया जाता है। जो या तो लिखते हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। तो कथनों को जो चिन्ह लगाते हैं, वहां पे दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। बाद में है विवरण चिन्ह। जब किसी वाक्यांश के बारे में विस्तार से कक्षा में हो या किसी वाक्य कहनी हो तो उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, वहां पे संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनाम में भी विवरण चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक, कोष्टक का चिन्ह है, इस तरह से कोष्टक का चिन्ह होता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। राम स्वरूप, जैसे हम नाटक में देखते हैं तो कोष्टक चिन्ह हमें वाक्य में दिखता है। तो नाटक के जो शब्द रहते हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम स्वरूप, चौंक कर, बिजनेस, समझ कर, ओ अच्छा अच्छा। बाद में जो विराम चिन्ह का लास्ट का जो चिन्ह यानी बिंदु होता है, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लागू चिन्ह लगा देते हैं। जैसे पंडित के स्थान पर हम प और नीचे में लागू चिन्ह लगाते, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। प का लॉन्ग फॉर्म होता है पंडित। जिला के स्थान पर हम जी लगाते हैं और नीचे में लागू चिन्ह लगाते हैं, तो उसका लॉन्ग फॉर्म होता है जिला। डॉक्टर के स्थान पर हम डॉ लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, वो है लागू चिन्ह होते हैं। तो परीक्षा में भी विराम चिन्ह आपको 1 अंक के लिए पूछा जाता है। और क्या दिया रहता है, एक वाक्य दिया रहता है, वाक्य में क्या करना है, विराम चिन्ह लगाओ। 1 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। जैसे
भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। तो इसमें उत्तर इस तरह से आएगा, भैया कॉमा पेड़े खिलाओ कामा दवा गिरना शुभ होता है, पूर्ण विराम। इस तरह से आपको क्या करना है, वाक्य लिखना होता है विराम चिन्ह में। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहा हूं। मैंने कहराते हुए पूछा, बिंदु आया है, डबल उद्धरण चिन्ह में दिया है, मैं कहा हूं प्रश्नार्थक चिन्ह। संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। तो इसका विराम चिन्ह किस तरह से लगाएंगे, संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे, और जाएंगे के बाद में क्या दिया है, पूर्ण विराम दिया है। इस तरह से विराम चिन्ह आपको पहचानना है और वाक्य में आपको विराम चिन्ह लगाना है। परीक्षा में आपको 1 अंक के लिए विराम चिन्ह पूछा जाता है। आगे चलते हैं, आगे का स्लाइड। आगे का स्लाइड है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार दिए हैं, वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के दृष्टि से। शब्दों के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, और वाक्य के भेद दिए हैं अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद, और रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है। तो वाक्य के दो भेद है। पहला जो भेद है, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद, पहला जो भेद है, ये भी वाक्य के भेद आपको परीक्षा में 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो भेद है, विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने का सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे 7 समुंदर पार देवांश बहुत बुद्धिमान है, सूरज आग बरसाने लगा। मॅडम 11 वाजलेले आहे, तर सेशन कंटिन्यू चालू ठेवू का?